बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सरीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरतानी हाई कमिश्नर को खत लिख दिया। खत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हुक्म पे लिखा है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 6 जजों के बतौर जज इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया गया है और 1 हफ्ते के अंदर जो है उनकी तकरीरी का भी कहा गया है। इद्दत केस के हवाले से फैसला आज नहीं हो सका। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, इद्दत केस के हवाले से आज फैसला नहीं हो सका, जबकि जज ने जो है केस ट्रांसफर करने के लिए हाई कोर्ट को खत लिखा। ये जी आज तवक्को थी कि उसका फैसला आ जाएगा, लेकिन फिर वहाँ पे जो भी फैसला हुआ खावर मानिका साहब और बाकी सारा, तो उसके ऊपर फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी, और ये मामला तूल पकड़ गया आगे। कल जो है वो अच्छा, वो जो नौजवान शायर अहमद फराज साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि पुलिस के पास हैं और शायद वो आज़ाद कश्मीर या ऐसी कोई बात की। कल जो है वो अब देखना है कि इसमें नैब तरामीम में जो है वो क्या इमरान खान साहब की पेशी वीडियो लिंक के ज़रिए होती है और क्या उसको लाइव दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जाता। तो कल ये समाअत और ये केस इम्पॉर्टेंट है। असल जो बात वो ये है कि रियासती मामलात जो है ना, वो कहीं बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे ठहर से गए, चौक हो गए बल्कि, और उसमें जो है वो जो गवर्नेंस है वो मतलब एक अरेंजमेंट है जिसमें मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है कि हुकूमत में है, हुक्मरान वो हैं, पीपल्स पार्टी साथ है, बहुत सारे जो ऑर्डिनेंस आए हैं उस पर पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, हालांकि वो तो गिलानी साहब ने जारी किए हैं। और असल जो इशू है वो ये है कि बजट अभी आ रहा है और उसकी तमाम तर शराइ जो है वो IMF तय करके चला गया है। तो असल तो मामला अब आने वाले दिनों में सामने आएगा ना, जब ये टैक्सेस और बाकी सारे मामला जब लगेंगे, तो फिर वो कैसे सूद कितना अदा करना है, कितने हमें पैसे चाहिए, कैसे टैक्स कलेक्शन होगी। तो ये आने वाले जो इश्यूज़ हैं वो अभी आने हैं। अभी तो आप समझेंगे ये हीट वेव और बाकी जो मसाइल हैं उनसे खैरियत से अल्लाह ताला निकाले। असल जो मसाइल हैं लोगों के लिए वो अभी आने हैं। तो ये बाकी तो उससे पहले ही जो मामलात हैं वो इतने उलझ गए हैं या उलझा दिए गए हैं कि वो उस तरफ लगता है किसी का अब ना ध्यान है और ना ही किसी में हिम्मत है और ना ही कोई एनर्जी है कि वो उस तरफ आने वाले दिनों में जो बड़े बहरान आएंगे, जब ये टैक्स और कलेक्शन और उनके साथ दोबारा रीनेगोशिएट करना और ये सारा, तो उस वक्त वो कैसे होगा। तो पहले ही ऐसा लगता है कि सब जो है वो बर्न आउट हो गए। तो इसमें जो और देखते हैं कि अब किस तरह से होता है, क्योंकि देखें अब कोई 5 महीने रह गए हैं सिर्फ, और दुनिया अब बड़ी संजीदगी से, तमाम दुनिया इस बात पे गौर कर रही है। और ख़ुद अमेरिका में अभी डिस्कशन शुरू हो गया है कि अगर जो है वो आगे निकल गए प्रेसिडेंट बाइडेन, 5 महीने रह गए हैं सिर्फ अमेरिका के इलेक्शन में तकरीबन, तो अगर बाइडेन आगे निकल गए तो क्या होगा। और अगर ट्रंप आगे निकल गए, जो कि बहुत सारे जो फंड रेजिंग हो रही है उसमें ट्रंप ज़्यादा फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। बाइडेन आगे निकल गए तो क्या होगा और ट्रंप आगे निकल गए तो क्या होगा। 27 जून को, यानी 1 माह से भी कम अरसा है, जब पहला मुबाहिसा होगा ट्रंप और प्रेसिडेंट बाइडेन के दरमियान, और वो CNN जो है उसको अरेंज कर रहा है। और दूसरा जो मुबाहिसा है, जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी, वो होगी 10 सितंबर को। तो उससे पहले जो बिल्डअप हो रहा है, ज़ाहिर है कि 1 या 2 दौरे प्रेसिडेंट बाइडेन के जो हैं वो यूरोप के हैं, और बाकी जो इश्यूज़ हैं मामलात सारे वो इतनी तेज़ी के साथ अब किसी हतमी यानी हतमी तरफ दुनिया पहुंचने की कोशिश कर रही है, इलेक्शन से पहले या उसके बाद। इसी दौरान जो है वो ईरान का इलेक्शन है, इंडिया के इलेक्शन के नताइज आने हैं, और जो है वो बरतानिया का इलेक्शन होना है। तो बड़े इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं ख़ित्ते में, दुनिया में। तो हम अब ज़ाहिर है कि जो भी डिस्कस कर रहे हैं हमारे यहाँ हमारे अकाबरीन सोच समझ के ही कर रहे होंगे, लेकिन बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि ये वो टॉपिक्स नहीं है जिन पर हमें डिस्कस करना चाहिए इस वक्त। हमारे इश्यूज़ कुछ और हैं। और उसमें अगर ये देखें कि ये जो अमेरिका के अंदर जो फंड, अभी सिर्फ पोल्स को भी अब छोड़ दें, लेकिन जो फंड रेजिंग्स हो रही हैं वो फंड रेजिंग में, और अभी तक जो है देखें ये नहीं पता कि जो
प्रेसिडेंट बाइडन के साथ तो कैमिला हैरिस ही हैं, उनकी गालिबन जो वाइस प्रेसिडेंट, वो अनपॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो तो नज़र ही नहीं आई इस पूरे अरसे में। और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनके साथ कौन होगा बतौर नायब सदर? क्या निकी हेली आएंगी, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकन एम्बेसडर भी रही हैं, और कुछ अर्से पहले वो विड्रॉ कर गई थी ट्रंप जब आगे निकल गए थे रिपब्लिकन कैंडिडेट के तौर पे, तो वो पीछे हट गई थी, उनको हटना पड़ा था। लेकिन जो तो ये अभी वाज़ेह होना है। अच्छा, निकी हेली जो है वो इसराइल का उन्होंने एक दौरा किया है, और निकी हेली के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है इस वक्त। निकी हेली जो है, इनके जो पेरेंट्स हैं वो अमृतसर, जो कि भारतीय पंजाब, वहाँ से चले गए थे हिजरत करके 60 की दिहाई में कनाडा, और कनाडा से फिर वो अमेरिका आ गए थे, और वहाँ निकी हेली जो है वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी ज़्यादातर। लेकिन निकी हेली जो है वो जो हैं अब वो उन्होंने इसराइल का दौरा किया, और इसराइल के दौरे के दौरान वो उन्होंने एक मिज़ाइल जो कि गज़ा पे जिसने आने वाले दिनों में गिरना है, तो उसके ऊपर उन्होंने अपने पेन से लिखा है, या जो भी मार्कर या जो भी उनको पेंट दिया गया, उसमें उन्होंने तहरीर किया है कि जी जो कि उनका ये पैगाम भी चल रहा है हर तरफ, और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है फिनिश देम, ठीक है, और उन्होंने लिखा है फिनिश देम, इन्हें ख़त्म कर दो, और अमेरिका लव्स इसराइल। और फिर इसको उन्होंने अपने जो उनका अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, उसके ऊपर भी इस मैसेज को उनकी टीम ने जो है वो डाला है एक्स पे, जिस पे पूरी दुनिया में बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। और ये उनका अगर हम दिखा सकें, उनकी टीम का जो मैसेज है, फिनिश देम, अमेरिका लव्स इसराइल ऑलवेज। अब अमेरिका में बड़ी कंडेमनेशन हो रही है इसकी, वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन इंक्लूडिंग अमेरिका, और उसमें ये बात हो रही है कि भाई ये क्या मैसेज है। और मैं यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है, इनकी फैमिली चूँकि इंडिया से गई थी, अब ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए हो सकता है ट्रंप के साथ ये चली जाएं, अभी तक वाज़ेह नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ 6 स्लाइड दिखाऊँ कि हिंदुस्तान टाइम्स इस पर क्या कह रहा है। निकी हेली ब्लास्टेड फॉर राइटिंग फिनिश देम ऑन इजरायली शेल आफ्टर रफा मैसेकर, डिपोर्ट हर बैक टू इंडिया। अच्छा, और ये उसके बाद टाइम मैगजीन कह रहा है एनीवन हु साइंस अ बॉम्ब इज़ अ सोशियोपैथ, क्रिटिक्स स्लैम निकी हेलीज इजराइल मिसाइल स्टंट। मतलब एक लोगों को मुतासर करने के लिए भी दुनिया में होता है ना कि वो तवज्जो हासिल करो, तो एक बॉम्ब के ऊपर उन्होंने लिखा फिनिश देम, सबको ख़त्म कर दो। अच्छा, ये जो सारी सूरत हाल है, अब ये एक अजीब तरफ चली गई है, जिसके बारे में तमाम दुनिया को उम्मीद थी कि ये किसी मुज़ाकरात के नतीजे में कोई जंग बंदी होगी, कोई मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन हुआ ये है कि पिछले 24-48 घंटों में जो है वो बिल्कुल एक पुरस्रार सी खामोशी छाई हुई है। मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं रफ़ा में, और तमाम गज़ा में ही, लेकिन रफ़ा में दोबारा जो है वो, और जो इसमें एक बात बड़ी अहम है वो ये है कि एक मुआहदा पेश हुआ गालिबन दरमियान में किसी जगह पर, इसराइल की तरफ से ये मीडिएटर्स को, इजिप्ट को और कतर को और अमेरिकन से बात हुई कि जी हम दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने को तैयार हैं, लेकिन ये है कि मुज़ाकरात में हमें जो है वो मतलब मुकम्मल जंगबंदी नहीं, आर्जी जंगबंदी, मतलब गोल मोल करके ऐसी बात जिसमें कोई अब इस वक्त संजीदा नहीं ले रहा उसको। और फिर साथ ही जो है उनकी वॉर का कैबिनेट ने उसको कहा कि नहीं जी ये भी नहीं होना चाहिए, और हम तो बिल्कुल इसको हतमी मराहिल तक लेके जाएंगे वगैरह वगैरह। अच्छा, इस पे जो है आज वो 2 तहकीकाती रिपोर्ट्स आज शाये हुई हैं, और दोनों जो हैं वो परेशान कुन हैं। और एक तो CNN ने तहकीकाती रिपोर्ट शाये की है, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, वो कह रहे हैं कि US मेड munitions used in deadly strike on Rafah tent camp। ये CNN के एनालिसिस में ये बात जो है ये सामने आई है। और इसी किस्म का जो एक दूसरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है वो शायद गार्डियन ने भी की, लेकिन CNN की जो ये रिपोर्ट है ये एक परेशान कुन रिपोर्ट है।
अच्छा, इसमें वही कह रहे हैं कि जी जो मिज़ाइल्स इसमें इस्तेमाल हुए, अब ये बड़ी एक परेशान कुन बात है कि ये जो स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स हैं SDB, तो या जिनको GBU-39 भी कहा जाता है, बोइंग इनको तैयार करता है। अच्छा, ये बड़े प्रिसीजन मिज़ाइल्स हैं। अगर हम इसको देखें ना, बोइंग के SDP जो हैं स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स, ये बड़े प्रिसीजन, बहुत ज़्यादा, ये 250 पाउंड के हैं, बहुत वज़न नहीं है इनका, बड़े प्रिसीजन। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि जी इनको गुंजान आबाद इलाके में आप यूज़ ना करें, क्योंकि वहाँ पर अभी भी इसके ये यूज़ किया है इसराइल ने, वहाँ पर जो ज़िंदा जले हैं बच्चे और ख़वातीन और जो टेंट पिघल गए और ये सारा। तो ये जो अब CNN ने फिर इसके ऊपर पूरा लिखा है कि जी इसका फेलियर रेट कैसे है, क्या इसको जान के ये यूज़ हुए हैं वहाँ पे, या इसको अनजाने में जो इसराइल कह रहा है कि हमसे गलती हो गई है वो प्रिसीजन मिज़ाइल। लेकिन अमेरिका ये इनका कहना है कि हम जब इसको यूज़ करते हैं तो प्रिसीजन मिज़ाइल्स हैं, बट इतना बड़ा फेलियर नहीं होता, ठीक है ना, एक्सपेंसिव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अच्छी मिज़ाइल। अभी कैसे हुआ है ये वो बताएंगे नेतन्याहू, अगर उनसे कोई पूछेगा। आज शायद आज या कल किसी वक्त अल्जीरिया की जो उन्होंने ड्राफ्ट पेश किया हुआ है वो सिक्योरिटी काउंसिल में पेश होगा, लेकिन अभी तक नहीं पता कि अमेरिका उसको वीटो करता है नहीं करता। सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पेश होती है सीज़ फायर की, तो 9 वोट चाहिए होते हैं 15 में से, और ये चाहिए होता है कि कोई वीटो ना करे, P5 में से कोई वीटो ना करे, परमानेंट 5, और बाकी जो मुल्क हैं 10 उनमें से कोई 9 उसकी हिमायत करें। 12 तो वो आज पेश होता है, कल वो अल्जीरिया को अभी यकीनी उसको पुश किया जा रहा है कि जल्दी वो पेश हो, लेकिन करारदाद सीज़ फायर की, लेकिन ये कि वो अभी तक जो है वो पेश नहीं हो पा रही। अच्छा, इसमें जो अभी सूरत हाल जो बिगड़ रही है, तो इस सूरत हाल में एक जो क्राइसिस बड़ा खड़ा हो रहा है इस वक्त, जो खड़ा होता नज़र आ रहा है वो इजिप्ट के साथ खड़ा होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो उन्होंने उनके जो ऑफिशियल्स ने आज ऐलान किया है कि जी जो 75% बफर जोन है जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर के नाम से गज़ा और मिस्र के दरमियान है, ये जो गज़ा और मिस्र के दरमियान एक पट्टी है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिलाडेल्फी कॉरिडोर। और ये जो है ये बिल्कुल कोस्ट, जो मेडिटेरियन का कोस्ट है वहाँ से इसको शुरू करें तो फिर ये जो है ये रफ़ा क्रॉसिंग को अबूर करता हुआ ये करम शुलोन तक आ जाता है नीचे। बिल्कुल आप समझें कि यानी जहाँ तक मतलब इजिप्ट और गज़ा के दरमियान एक इलाका जो कि बफर जोन है, चंद मीटर्स का है, लेकिन ये जो इलाका है ये पहले 2005 में यहाँ से इसराइल की फ़ौज विड्रॉ कर गई थी 2005 में, और ये हुआ था उसके बाद कि इसमें कुछ हिस्सा जो है फ़लस्तीनी अथॉरिटी, जो फ़लस्तीन की साइड है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी, और जो इजिप्ट की साइड वो इजिप्ट के पास आ गया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का जब इनखला हो गया तो ज़ाहिर है हमास वहाँ पे आ गई। अब जनाब इसराइल कह रहा है कि हमने इसके बफर जोन के 75% हिस्से पर हमने कब्ज़ा कर लिया है। अच्छा, 75% हिस्से पे हमने कब्ज़ा कर लिया है। ये वो इलाका है जो कि मिस्र का इलाका था, इजिप्ट मुआहदे के तहत जो है ये इजिप्ट के पास होना था, और हमने 75% यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया है। और साथ ही उनके तरफ से आज ये कहा गया है कि इस साल तो जंगबंदी नहीं है, इस साल तो जंग चलती रहेगी, यानी अगले आप समझें कि 6-7 महीने ये जंग चलती रहेगी, जो गज़ा में जाहिरियत है और कत्ले आम ही चलता रहेगा। और यहाँ पर मैं टाइम्स ऑफ इसराइल को कोट कर रहा हूँ कि वॉर वोंट एंड दिस ईयर, इसराइल होल्ड्स 75% ऑफ गज़ा इजिप्ट बॉर्डर जोन। इसके बारे में इजिप्ट बहुत ज़्यादा संजीदा है इसके ऊपर, और इसके ऊपर तलखी भी है, क्योंकि ये जो इलाका है इसको मिस्र अपना इलाका कंसिडर करता है, और ये तय हो चुका हुआ है 2005 के मुआहदे के तहत कि ये जो है ये मिस्र के पास रहेगा। अब बफर जोन में इसराइल के आने का मतलब ये है कि इसराइल जो है वो आ गया है गज़ा और मिस्र के दरमियान, यानी ये जो बफर जोन है, ये बफर का जो इलाका है ये इसके एक तरफ गज़ा है, एक तरफ मिस्र है, दरमियान में बफर जोन, यानी आप समझेंगे नो मैन लैंड, ठीक है ना, कोई वहाँ पे नहीं था। और जब एड भी जाती थी तो इस तरह से एक जगह रुकते थे, वो थोड़ा सा, या जो आप समझें कि जो ट्रक्स वगैरह हैं वो एक जगह रुके, फिर वो वॉक किया, वो ख़ास गाड़ियाँ गईं और क्रॉस करके वो यहाँ गज़ा तक जो लोग गए उनको अंदाज़ा है इस जगह का कि वो इस तरह से मतलब, और फिर वहाँ से लोग आते थे,
अगर पेशेंट्स को भी लाना है तो एक जगह तक वो गए, फिर बफर जोन में उनको ख़ास किस्म के गाड़ियों में या एम्बुलेंसेज में उनको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट किया। मतलब यहाँ क्रॉसिंग करना जो है ना वो एक उसके लिए ख़ास परमिट्स और बड़ी सख्त सिक्योरिटी। अब ये अब इस तरह से इसको समझें कि इसराइल ये कह रहा है कि हम गज़ा और मिस्र के दरमियान इसराइल आ गए, यानी अब इसका मतलब है कि रफ़ा क्रॉसिंग बाकी सारे पे अगर इसराइल आ गया 75% पे, तो बाकी 25% पे भी आ जाएगा, तो अब मिस्र और गज़ा के दरमियान में इसराइल होगा। तो ये अब एक ऐसा मामला हो गया जो कि मैं नहीं जानता कि ये किसी जंग की सूरत में आगे बढ़ेगा, झड़पें होंगी, मज़ीद क्या होगा, लेकिन इजिप्ट अभी इस वक्त खामोश है और उसकी वजह भी है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये बहुत एक अजीब सी बात है कि उस बफर जोन में इसराइल कह रहा है कि हमने कब्ज़ा कर लिया उस बफर जोन पे। यानी आप तसव्वुर करें ना कि एड जो है वो सारी की सारी और ट्रक जितने हैं वो इसराइल से गुजर के, पहले तो करम शलोम से जाते थे, बाकी रफ़ा क्रॉसिंग वगैरह तो इजिप्ट, वो कह रहे हैं कि हमने इसके ऊपर भी, इस बफर जोन पर भी कब्ज़ा कर लिए, काट दिए गज़ा को, या काटने जा रहे हैं, या बड़ी हद तक काट दिया हमने मिस्र के साथ। अच्छा, ये अब उसकी वजह जो है वो ये है कि जो मिस्र के सदर हैं वो इस वक्त चाइना में हैं। ये सारा मामला जो एक वहाँ के जो फ़ौजी हैं उनकी भी शहादत हुई और बाकी भी मामला, तो इस वक्त उनके फॉरेन मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट हैं वो चाइना में हैं, और वो उनकी बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल ग्रेट हॉल जो बीजिंग का है वहाँ पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने किया। और चाइना और इजिप्ट जो है उनके दरमियान ये एक तो 1-on-1 लीडर्स की मुलाकात हुई, और मुलाकात वैसे भी एक दो वजूहात की बुनियाद पे बहुत ज़रूरी है। तो ये कि ज़ाहिर है कि जो क्राइसिस चल रहा है इस वक्त गज़ा में, उसके हवाले से, फिर ये कि स्विस का जो इशू चल रहा है, जो बहर अहमर में जहाज़ और ये सारे होती वगैरह। लेकिन उससे हट के एक और इशू है जिसके ऊपर चाइना बराह रास्त मीडिएट कर रहा है इजिप्ट और इथोपिया के दरमियान, क्योंकि इजिप्ट क्योंकि अफ्रीका का जो सबसे बड़ा जो डैम है, जो बंद है, जो ग्रेट इथोपियन रेनेसेंस डैम है GERD, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना की है। ये जहन में रहे कि जो दरियाए नील है, ब्लू नाइल, उसको वो दरियाए नील वैसे तो हमें लगता है ऐसे है कि वो शायद मिस्र से निकलता है और फिर नीचे कहीं इथोपिया में जाता है, लेकिन वो इथोपिया से निकल के ऊपर जाता है। यानी वो इथोपिया से उसका 75% जो है वो इथोपिया से निकलता है, फिर वो सूडान में एंटर होता है, फिर सूडान से एंटर होकर वो इजिप्ट में जाता है, और इजिप्ट से यानी वो अपस्ट्रीम ऐसे है। अच्छा, अब जो इसमें इशू ये है कि दरियाए नील, ये 1929 का मुआहदा या उसके बाद के जो 56 का मुआहदा, वो सारे मुआहदे इस तरह से हुए कि ये दरियाए नील चला गया मिस्र के पास, कुछ पानी इसका चला गया सूडान के पास, इथोपिया बिल्कुल फारिग हो गया। लेकिन यह है कि इथोपिया में गुर्बत भी बहुत ज़्यादा गुर्बत रही, और इथोपिया में खाना जंगी प्रॉब्लम्स ये वो सारे, क्योंकि ये सहराई इलाके हैं और यहाँ पानी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर ये हुआ कि ये जब डैम बनना शुरू हुआ तो ये इसका पूरा कंट्रोल एक तरह से वो आ गया इथोपिया के पास, और इथोपियंस जो हैं वो इतने खुश हैं। अगर आप यहाँ पे इथोपिया के लोगों से बात करें, उनके एम्बेसडर से मेरी बात हुई, मुलाकात हुई चंद रोज़ पहले यहाँ पे, तो इतने खुश थे वो इस डैम के बंद होने पे, यानी मुकम्मल होने पे। वो कह रहे थे कि इसकी, मैंने पूछा कि फिलिंग कितनी हो गई, उन्होंने कहा तकरीबन कंप्लीट हो गई ये फिलिंग, और बहुत ज़बरदस्त उनका था कि ये डैम जो है, क्योंकि ये पूरा जो वहाँ की इकॉनमी है इथोपिया की, उसको भी तब्दील करेगा, और पूरी रीजन की भी जो जियो पॉलिटिक्स उसको डैम तब्दील करेगा। अच्छा, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिजर्वेशंस थी, क्योंकि ये डैम जो है ये ज़ाहिर है कि पानी कंट्रोल हो जाएगा तो कम पानी जाएगा इजिप्ट की तरफ या सूडान की तरफ। तो इतनी ज़्यादा रिजर्वेशंस थी कुछ साल पहले कि इजिप्ट के पार्लियामेंट में यहाँ तक बात हुई कि इस बम को हमला करके इथोपिया पे इस बम को धमाके से उड़ा दें। यहाँ तक जो है वो तलखी बढ़ गई थी, और वाटर वॉर शुरू होने लगी थी एक तरह से प्रॉपर, यानी वाटर वॉर तो कुछ और है, लेकिन ये कि उसको हॉट वॉर वाटर की बुनियादों पे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चाइना उसमें बहुत अच्छा चाइना मीडिएट कर रहा है, और आज प्रेसिडेंट सिसी का ये स्टेटमेंट भी आया कि जो इजिप्ट की वाटर पॉलिसी है वो चाइना उसको बिल्कुल इंडोर्स करता है। तो चाइना ने फिर ये दरमियान में इथोपिया, सूडान, ये सारे वो मुल्क हैं जो बेल्ट एंड रोड का भी हिस्सा हैं और चाइना के बड़े करीब भी हैं इस वक्त। तो जो हमें प्रेसिडेंट सिसी का जो
बहुत गुज़रे चंद सालों में हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा अगर अफ्रीका के या ये 4 ममालिक जो हैं जिनके सरबराहान वहाँ पहुँच रहे हैं, अरब ममालिक, ट्यूनीसिया, बहरीन, यूएई और इजिप्ट, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने चाइना का दौरा किया है तो वो मिस्र के जो सदर हैं उन्होंने किया। और उसमें उसकी और भी वजूहत हैं, लेकिन बड़ी वजह यह है कि उसमें ये जो इथोपिया का डैम है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद एक वहाँ की जियो पॉलिटिक्स और इकॉनमी किसी और अंदाज में जाएगी। लेकिन वो मुतमईन है, वो इजिप्शियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमारी वाटर पॉलिसी को इंडोर्स करते हैं और कोई ऐसा इशू नहीं होगा जिसकी वजह से इजिप्ट को प्रॉब्लम हो इस डैम के बनने से। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये अब जियो पॉलिटिक्स तो अराइज होनी है गज़ा से, गज़ा में अब क्या सूरत हाल डेवलप होती है, तो वो मुज़ाकरा तो फ़िलहाल चले गए एक होल्ड पे, वो तो होल्ड पे चले गए। और यहाँ पे रफ़ा में आज उन्होंने कहा कि जब हमने 75% फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पे भी हमने कब्ज़ा कर लिया है। और साथ ही जो है वो बड़ा अनयूजुअल है, मतलब अनयूजुअल से मुराद ये कि ऐसा अभी तक नहीं हुआ, इतने सालों के दौरान ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो ईरान की जो एक न्यूज़ एजेंसी है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ क्योंकि वो जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, 4 स्लाइड अगर हम दिखाएं तो ईरान ने पहली दफ़ा ये बात की है कि उन्होंने जो है वो जो यमन के फ़ाइटर्स हैं, यानी उन्होंने हुतीज़ को यमन का फ़ाइटर्स कह के उन्होंने कहा है कि हमने अपने जो मिज़ाइल्स हैं, जदीद मिज़ाइल्स, वो हमने, ये 4th स्लाइड में कोट कर रहा हूँ, ईरानियन नेवल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी एट डिस्पोजल ऑफ यमन। अच्छा, अब इसमें इसका मकसद ये है कि ये पहली दफ़ा ईरान की तरफ से बात हुई है कि उनके जो कदर मिसाइल्स हैं और जो अच्छी बड़ी रेंज है उनकी, अगर हम देखें तो उसकी ये जो कदर मिसाइल्स हैं ये 15.5 से 16.58 मीटर्स, इनका वज़न जो है वो 17,000 किलोग्राम तक है। वॉरहेड्स ये जो है ये मटेरियल कैरी कर सकते हैं 700 से 1000 किलोग्राम। फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और ये जो हैं ये मुख्तलिफ इनकी रेंज है। S, H और F3 किस्म के हैं, तो ये मुख्तलिफ इनकी रेंज है। लेकिन ये यमन के डिस्पोजल पे हैं, यमन के हुतीज़ के, ये पहली दफ़ा बात की। और साथ ही ये ख़बर हमारे पास आ रही है कि जी पिछले 72 घंटे हैं उसमें हुतीज़ ने 6 जहाज़ों को निशाना बनाया है बहर अहमर में, 6 मुख्तलिफ जहाज़ों को, और उनमें से कोई मार्शल आइलैंड के परचम के साथ था, कोई दूसरे, तो वो यहाँ पे बहर अहमर में 6 जहाज़ जो हैं उनको निशाना बनाया है। रोका है, कुछ पीछे हटे हैं, कुछ क्या, लेकिन वो एक यहाँ पे रेड सी के अंदर मामला ख़राब हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे गज़ा के मामला आगे नहीं बढ़ रहे। अच्छा, तो ये अब एक सिनेरियो ऐसा है जो अरब ममालिक के लिए भी बड़ा कंसर्न है। ये कंसर्न जो है वो पूरी दुनिया के लिए कि रेड सी की सिक्योरिटी कैसे होगी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, अगर आपने पूरी वहाँ पे शिपिंग लेन्स ही ब्लॉक हो रही हैं और वहाँ पे मिसाइल गिर रहे हैं और ये अब ज़्यादा अरसे तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते कि आप वो बिल्कुल साउथ अफ्रीका से जो है वो घूम के आए, और मतलब इसका कोई हल नहीं निकल रहा। तो वो इकॉनमी पूरी दुनिया की, और फिर कोई वाक़यात ऐसे हो जाएं जो एक्सीडेंटल वॉर, जब सीरिया में हालात हैं, जो लेबनान के हालात हैं, वहाँ पे भी झड़पें चल रही हैं, तो और एक ऐसा लगता है कि सारे मुल्क पूरी कोशिश करके और फिर पीछे हट गए। मतलब अब कतर भी बहुत सीरियस नज़र नहीं आ रहा, अब सऊदी अरेबिया भी जहाँ तक डिप्लोमेटिक कोशिशें करनी थी सब ने कर ली, और 24-48 घंटों में ख़ास तौर पे ये जो रफ़ा में जब से ये हुआ है वाक़या, तो उसके बाद उस एक खामोशी सी छा गई है, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एलामिया के बाद जो है ये वाक़या पेश आएगा जिसमें वहाँ पे बच्चों को और औरतें जो है वो ज़िंदा जल गई, और उसके बाद वो एक खामोशी छाई हुई है कि अब क्या करना है, मतलब अब क्या करना है। तो और नेतन्याहू जो है वो मतलब है कि अब ये कुछ होगा किसी न किसी इसमें, क्योंकि इवेंट्स जिस तरह अनफोल्ड हो रहे हैं, इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, मुख्तलिफ इवेंट्स, और वो फिर फैसलों को, जब पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो हैं वो अनफोल्ड हो रहे हैं, जो इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं ना, तो वो फिर इवेंट्स जो होते हैं वो किसी डिसीजन की तरफ ले जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि डिसीजन के नतीजे में इवेंट्स हों, लेकिन फिर जब डिसीजन नहीं हो पाता कहीं पर भी, तो वो फिर इवेंट्स फोर्स करते हैं कि ये डिसीजन इधर जाएगा या इधर जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि वो
डिसीजन इतना मुश्किल हो जाता है करना, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, जो पाकिस्तान की भी मैंने बात की कि वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है, इवेंट्स ऐसे हो रहे होते हैं कि वो डिसीजन एक मुश्किल सा हो जाता है कि जैसे बंद गली में खड़े हैं, ये करना है कि ये करना है, सब सोच रहे हैं कैसे क्या आगे पीछे दाएं बाएं। तो यही अगर आप इस पूरे ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो आपको लगेगा कि ये इस वक्त वो ये दोनों जंगों के हवाले से ये है कि इवेंट्स किस तरफ लेके जाते हैं डिसीजन मेकर्स को दुनिया के, ये देखना है, क्योंकि डिसीजन हो नहीं पा रहा कि भाई हमने गज़ा में क्या करना है। और इजिप्ट के लिए अभी फ़ैसला बड़ा मुश्किल है कि भाई 75% वहाँ पे कब्ज़ा हो गया फिलाडेल्फी कॉरिडोर में। तो प्रेसिडेंट सीसी चाइना से यकीनन एक वहाँ से स्टेटमेंट आने वाला है जो बीजिंग डिक्लेरेशन, लेकिन वो तो आएगा जब यानी सारे लोगों का अरब चाइना आएगा। तो अभी तो बायलैटरल इनकी गुफ्तगू हुई है ट्रेड का, इजिप्ट चाइना ट्रेड और बाकी सारे जगहों पे वो प्रोग्रेस जो भी है वो सारी। लेकिन ये है कि वो उसका क्या असर होगा, क्योंकि जब ICJ की बात ही नहीं सुनी और बाकी मुल्कों की भी नहीं सुनी और ये भी नहीं हुआ और वो भी नहीं हुआ, तो फिर चाइना क्या करेगा, चाइना क्या उसमें फोर्स करेगा। इसी तरह से टर्की बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया टर्की ने अरब मुल्कों की तरह, और वो भी इस तरह यूरोप के मुल्कों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, उसका भी प्रेशर। फिर प्रेसिडेंट बाइडन इन्वॉल्व हुए, उन्होंने हर एक को बात की, एंथनी ब्लिंकन आए, जैक सुलिवन ने विज़िट किया, नो रिजल्ट्स। तो अब ये है कि अब जैसे डेड एंड में खड़े हो जाते हैं ना सारे जाके कि एक डेड एंड है और अब इंतज़ार कर रहे हैं इसमें कि इवेंट क्या। और इवेंट अगर कोई ऐसा हुआ जो कि ख़राब हुआ मज़ीद, क्योंकि देखें वहाँ जो रफ़ा में हुआ ना उसके बाद अब एक हमास के मतलब लोग खामोश हैं इस वक्त। और वो जो एक इमदाद के लिए भी एक पियर बनाया था उन्होंने, साइप्रस से जो मदद आ रही है कंस्ट्रक्शन की थी, वो मौसम ख़राब हुआ है तो वो भी गिर गया अपनी जगह जो कि अमेरिका ने बनाया था। तो अब ये है कि सिचुएशन जा रही है इवेंट्स की तरफ, कि इवेंट्स क्या होते हैं जो फिर डिसीजंस मेकर्स को लेके जाते हैं दुनिया में ग्लोबली उस तरफ जहाँ पर वो फोर्स होते हैं कि वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें। क्योंकि मामलात मैंने कल भी बात की थी कि अब हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सफारतकारी लगता है, फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी जो है, ये वर्स्ट फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी अगर हम कहें एक डिकेड की या इस सेंचुरी जब से शुरू हुई है, तो ये वर्स्ट फेलियर है। तो मतलब अब इसको वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। और फिर ये कि ये सारा जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है एक अफरा तफरी दुनिया की, इसमें वही बात इंपॉर्टेंट ये है कि रियासतें अपने आप को इस वक्त संभाल के आगे चल रही हैं, और जो रियासतें अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर पाती और वो फिर छोड़ देती हैं हालात को कि हालात को फ़ैसला करेंगे, तो वो फिर बड़ी हालात तो फिर बड़ी गड़बड़ किस्म के फ़ैसले भी करवा सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि ख़ुद फ़ैसले किए जाएँ और उसके नतीजे में फिर इवेंट्स जो हैं वो आगे बढ़ें। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं पार्टी सदर बनने के बाद आज जो मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ है, क्या आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब जो है मजीद फाल दिखाई दे रहे हैं? नवाज शरीफ साहब को फाल तो होंगे वो, जाहिर है, क्योंकि वो उन्होंने सदारत अगर ली है तो किसी मकसद के तहत ली है। अब वो जो इश्यूज़ हैं, कल जैसे उनकी तकरीर में ज़्यादा तनकीद तो अदालत पे थी कि उन्होंने काली भेड़ें और ये अल्फाज मार के, लेकिन आज जो फैसले आए वो तो मुकम्मल तौर पे खान साहब के ख़िलाफ़ थे। तो वो अब इशू मैंने वही बात की कि मसला इस वक्त जो बहुत खौफनाक है वो एक तो सियासी अदम इस्तेकाम तो अपनी जगह मौजूद है बल्कि शदीद हो रहा है। दूसरा ये कि माशी मसला सबसे अहम है, और वो ये है कि जो देखें जो पहले नवाज शरीफ साहब की जो सारा उनकी हुकूमतें रही हैं, तो उस हुकूमत वो उनके पास बहुत स्पेस थी, काफ़ी स्पेस थी, ठीक है। मतलब है कि वज़ीर ख़जाना उनका था, वज़ीर ख़ारजा उनका हुआ करता था, बाकी सारे उनके जो मामला वो ख़ुद देखते थे। तो अब इस अरेंजमेंट में तो कुछ भी नहीं है असल में। शहबाज शरीफ साहब के पास भी बहुत मतलब अक़लियती हुकूमत है, वज़ीर दाखिला भी उनके नहीं है, वज़ीर जो ख़जाना है वो भी उनके नहीं हैं, वज़ीर जो ख़ारजा इसाक डार साहब वो भी ज़ाहिर है कि वो भी एक बददिली से बने हुए हैं वज़ीर ख़ारजा। तो इस पूरे सेटअप को भी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अगर आते हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो, या उनकी ख्वाहिश होती है कि वो वज़ीर आज़म बने जैसे उनके कई रहनुमा कह भी रहे हैं, तो फिर उसका तरीक़ाकार क्या होगा
यानी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे मुसलसल। शहबाज शरीफ साहब तो मुकम्मल डिपेंडेंट है ना, और वो काबीना में शामिल नहीं हो रही पीपल्स पार्टी, कभी है हो गए कभी नहीं हुआ, आगे पीछे चल रहा है मामला। तो क्या नवाज शरीफ साहब ऐसे एक सेटअप में जाएंगे जिस सेटअप में उनका ना वज़ीर ख़जाना होगा, ना उनका वज़ीर मतलब दाखिला होगा, मतलब और वो मुकम्मल जो है वो डिपेंडेंट होंगे पीपल्स पार्टी के। ये अरेंजमेंट जो बना है ये गैर फितरी सा, और अब तो बहुत ही अजीब सी, इसमें कोई उसकी ओनरशिप ही नहीं ले रहा। तो बात यह है कि वो किस तरह से होगा, कैसे होगा। और दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ, नवाज शरीफ साहब अमूमन जो हमने माजी में देखा है कि वो बराह रास्त मकालमा से थोड़ा सा गुरेज करके और फिर दरमियान में उनके जो सीनियर रहनुमा हैं, जैसे माजी में शहबाज शरीफ साहब या चौधरी निसार साहब जो है वो रहे, और फिर इसहाक डार साहब रहे। तो अब जो है वो क्योंकि बहुत सी बातें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर दरमियान में ख़ुद नहीं बात करते, वो उनकी जैसे अपनी भी नेचर है कि वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, और वो फिर ये होता है कि दरमियान में जो लोग होते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात कर रहे होते हैं। तो अभी देखने के आगे ये जो सिचुएशन बनी है, अब इसमें अगर तो शहबाज शरीफ साहब के थ्रू होना है मुज़ाकरात, तो फिर शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म है, तो वो क्यों जाएंगे? मतलब वो जाते हैं ये कहने के लिए कि जी मैं नहीं रहना चाहता और मेरे भाई आना चाह रहे हैं, तो उनको कहा जाएगा नहीं आप ना जाएँ, आप ही रहें, मतलब क्या मसला है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी जो है वो ये है कि दरमियान में एक वक्त ऐसा आया था जब चौधरी निसार साहब चले गए थे, तो इसहाक डार साहब के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही थी। तो इसहाक डार साहब से अगर बात होती है इस्टेब्लिशमेंट की, अगर बहुत ज़बरदस्त उनके साथ, यानी ये जो इसहाक डार साहब वाला रास्ता इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये अगर बहुत ताकतवर कवि होता तो डार साहब खुद वज़ीर ख़जाना होते, वज़ीर ख़ारजा तो ना होते। तो वो वज़ीर ख़जाना अगर नहीं बन पाए तो वो वज़ीर आज़म कैसे बनवाएंगे, ये भी एक इशू है। तो अब ये और ये जो अरेंजमेंट है, ये इसको ज़ाहिर है कि एक बड़ी मुश्किलों के साथ खड़ा किया गया, ये अपने आप तो नहीं खड़ा हो गया ये जो अरेंजमेंट है। और पीछे इसकी अदालत अब क्या करती है, वो सीटों के इश्यूज़ हैं, फिर बाकी इश्यूज़ हैं, फिर ये इशू है कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर इसमें जो मखसूस नशिस्तें हैं वो चैलेंज हो जाती हैं, अभी जैसे मखसूस नशिस्तें जो हैं वो नहीं हैं उनके पास, हतमी फ़ैसला आ जाता है, तो फिर वो मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले से अगर उसमें हतमी फ़ैसला आ जाता है या कुछ सीटें चली जाती हैं या और कोई 45-47 के मामलात होते हैं, तो फिर सवाल ये उठेगा कि वो तो असर डालेगा सेनेटर्स के ऊपर भी, कि सेनेटर्स का इंतखाब कैसे हुआ है, ठीक है ना। अगर ये सीटें नहीं थी तो फिर सेनेटर्स का इंतखाब कैसे हुआ है, और जो फिर उसमें कानूनी सवाल तो उठेंगे मज़ीद कि भाई अगर सेनेटर्स का खिताब, दोनों हाउसेस का खिताब नहीं हुआ, ये सीटें ऐसी थी 45-47 खुला हुआ है, तो उसका क्या असर पड़ेगा सदारती इलेक्शन पे। तो एक सिनेरियो ऐसा है जो यानी जिसमें बड़ी बहुत पेचीदगियाँ हैं, उसको इतना आसान नहीं है। और फिर मैंने आपसे पहले बात की कि इसमें जो जैसे कि ये जो मीडिया के हवाले से कानून है, पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन साथ हुकूमत के अंदर है और उसी की वजह से खड़ी हुई है ये हुकूमत, या ये जो मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जो मर्जी कहें, इत्तेहादी हुकूमत वगैरह तो ये नहीं है, इसको नाम तो यही दिया जाएगा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। सदर भी है नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ साहब का जो स्ट्रेटजी है वो आगे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से आगे कैसे बढ़ते हैं। यानी आज उन्होंने ज़ाहिर अपने रुफ़क़ा से, पहला दिन था, उन्होंने बात की, मुशावरत की, सब कुछ किया, लेकिन इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, मतलब क्या वो मतलब सदर तो वो पहले भी कायद तो पहले ही थे, वोट तो सारा उनका ही वोट बैंक है, तो क्या वो अपने आप को महदूद रखते हैं बतौर सदर, तो वो तो पहले भी थे वो जाती उम्र में, या वो इससे आगे बढ़ के जो है वो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ चाहते हैं कि वो आएँ और ओन करें इस पूरे सेटअप को। तो वो तो इतना आसान नहीं होगा, और नवाज शरीफ साहब ख़ुद भी शायद इसको कि भाई मैं पीपल्स पार्टी से कहूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, और वो फिर एक सेटअप अजीब सा बनेगा, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब को ये पसंद आएगी बात कि वज़ीर ख़जाना भी नहीं है उनका, वज़ीर दाखिला भी नहीं है उनका, उनको पता भी नहीं कि बहुत सारे इशूज़ का, तो वो ब्रीफिंग्स भी ठीक नहीं हो रही हैं, और मतलब जब है ही नहीं, मिनिस्ट्रीज ही नहीं है, तो क्या, और फिर इकॉनमी के जो इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो ओन तो करें ना कि यार मैंने ये दिया, मैंने इस तरह इकॉनमी दुरुस्त की, सब कुछ किया। जब वज़ीर ख़जाना ही उनके नहीं है, तो डार साहब ही नहीं है, तो वो फिर कैसे वो तो ये पॉलिटिकल अभी ये हर तरफ एक आप समझें कि एक बहुत सारे सवालात हैं सबके जहन में कि भाई तहरीक इंसाफ जैसे अब की उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, वो क्या कैसे आगे खान साहब की रिहाई को कैसे यकीनी बनाते हैं, और कहाँ जाते हैं मामलात आगे। यही जो है ये इशू जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत में ही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में भी है कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि जो
प्रेसिडेंट जरदारी साहब हैं वो मुल्क से बाहर हैं और बहुत ज़्यादा दिन हो गए मुल्क से बाहर उनको, और दरमियान में इतलात आई। और कल जैसे हुआ मलिक रियाज साहब के सारे वो जो रात को रेड्स वगैरह हुए सारे छापे हो, तो मलिक रियाज साहब तो अगर मलिक रियाज साहब तो बड़े करीब हैं जरदारी साहब के, बहुत करीब हैं, और वो बहुत करीब है नवाज शरीफ साहब के भी। वो सिर्फ इमरान खान साहब के तो करीब नहीं रहे ना, उससे पहले तो वो सबके ही करीब रहे हैं। तो अब ये है कि वो अब जाहिर है कि ये अगर उनके मामलात हैं, और फिर वो जाहिर है कि वज़ीर दाखिला जो है उनके भी बहुत करीब रहे हैं। तो ये जो भी कुछ हो रहा है सारा सिलसिला, तो वो जाहिर है वो ये भी मलिक रियाज भी देख रहे होंगे कि भाई ये सारे मेरे ही करीब तरीन लोग जो है हुकूमत में सेटअप बना के बैठे हैं और मेरे जो है वो बैरियर टाउन पे छपे पड़े हैं, ये क्या हो रहा है। वो पूछ रहे होंगे उनसे, वो कह रहे होंगे हमें तो नहीं पता भाई, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो यही जवाब दे रहे होंगे, या कह रहे होंगे कि आगे ऐसा ना हो कि आपके साथ हमारी भी जो है वो कुछ ताने बाने जो अभी तक नहीं खुले वो निकल के आ जाएँ। तो ये भी एक यहाँ पर सरगोशियाँ हैं कि भाई व्हाट नेक्स्ट। तो ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, इस पूरी गैर यकीनी की कैफियत है। इस गैर यकीनी कैफियत को जितनी जल्दी दूर करें, देखें इसमें जो मैंने आपसे बात की ना कि ये बिल्कुल हमारे सर के ऊपर हैं ये सारे, यानी सर से मुराद ये है कि ये बिल्कुल पड़ोस में आप ये देखें कि ये बहर अहमर पूरा हमारी जो नेवी है, हमारे जो शिप्स यहाँ पे आज भी आया है कि बहुत बड़ा एक शिप लंगर अंदाज हो, ये सारा हमारा रेड सी के साथ। रेड सी का ब्लॉकेड अगर होता है और मामला ख़राब होते हैं, फिर ये कि चाइना का दौरा कैसे होने जा रहा है शहबाज शरीफ साहब का इन हालात में, क्या शहबाज शरीफ साहब का दौरा जो है वो बड़ा वेल प्लान तरीके से बड़ा, क्योंकि वहाँ पर ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट जो कमिंग डेज में होने जा रहा है, और ये ध्यान में रखें कि उस दौरे से पहले बड़े इंपॉर्टेंट विजिट्स वहाँ पे हो चुके होंगे अरब मुल्कों के बाकी और सारे। तो अब ये है कि इसमें ये मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो फिर उसके नतीजे में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, और सिक्योरिटी का रोज़ आपको एक आध दिन पहले आपको एक तो हार्डकोर टेररिज्म आपको नज़र आता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए, दूसरा आपको सोशल अनरेस्ट नज़र आता है, और वो इसलिए बढ़ेगा कि एक तो हीट वेव, ठीक है, लोड शेडिंग ये ऐड हो गया है उसमें, जो महंगाई और आगे जो टैक्स लादने हैं उसमें ये सारा ये इशू ऐड ऑन हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये कमिंग डेज़ में, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 5 महीने अमेरिकन इलेक्शंस में रह गए, यूएस इलेक्शंस में, लोग ग्रैंड स्ट्रेटजीज रियासतें अपनी तय कर रही हैं कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ के ऐसा होगा तो ये होगा तो इस तरह होगा तो इस तरह, मतलब मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। तो हम अब तो कहते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है कि हम ऐसी बातों में फंसे हुए हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली हर गुजरते रोज़ के साथ वो गंभीर हो रही हैं, और वो ऐसा लगता है कि उसका जैसे एक दिन आपको नज़र आता है कि जी मुज़ाकरात आगे बढ़े और बातचीत अच्छी हुई, और अगले दिन बिल्कुल वो रिवर्स हो जाता है। फिर वो तो ये तलखियाँ हमें ख़त्म करनी होंगी और देखना होगा कि मुल्क के क्या इश्यूज़ हैं। छोटे मोटे मामलों को एक साइड पर रख के आनाओं को आगे बढ़ना होगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।